हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन संविधान से जुड़ा हुआ संवैधानिक लेख है। और ये वास्तव में भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स को ही जो है एक प्रकार से विस्तार देने की कोशिश हुई है। और साथ में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जिसका कि संशोधन 2021 में किया गया, उसी को और भी विस्तार देने की कोशिश हुई। और वास्तव में यह एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है और भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में जहां पर जेंडर के आधार पर किसी तरह की कोई भी भेदभाव की बात नहीं की जाती है, ऐसी स्थिति में महिलाओं को समानता का जो अधिकार है वो अधिकार क्या केवल विवाहित महिलाओं के अधिकार से जुड़ा है या फिर अविवाहित महिलाओं को भी जो है विवाहित महिलाओं के समान ही कुछ एक अधिकार है। और विशेषकर ये जो मामला है जो 29 सितंबर 2022 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय जुड़ा हुआ है गर्भपात कराने के अधिकार से, जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ अब तक केवल और केवल विवाहित महिलाओं को ही इसका अधिकार था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे थोड़ा और विस्तार देते हुए अविवाहित महिलाओं को भी जो है गर्भपात करने का अधिकार दे दिया। इन्हीं परिस्थितियों में अगर आप अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें तो अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले वहां पर दो मामले को लेकर बड़ा ही विरोध हुआ, वहां पे बड़ा ही एजिटेशन आया सामने में, और आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। और वो दो तरह के जो मामले थे, पहला मामला था कि बंदूक रखने के जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स पर थोड़ा सा जो है उसको नियंत्रित करने की कोशिश वहां के संसद के द्वारा किया गया। और कोशिश इस तरह की हुई कि उसका पुरजोर विरोध किया गया। पुरजोर विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर बंदूक रखने का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार माना जाता है। और वहां पर आप समझ जाइए कि बंदूक को रखना बहुत ही सरल है और उसको बहुत ही आसानी से किसी भी पब्लिक प्लेस में ले जाया जा सकता है। लेकिन हाल के दिनों में उसकी वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि नरसंहार कह सकते हो, हालांकि नरसंहार कहना सही नहीं होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर वहाँ पर कुछ एक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें स्कूलों में या फिर जो है किसी पब्लिक प्लेस में या किसी पब में, किसी क्लब में, वहाँ पर जाकर जो है लड़कों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक इसी तरह तो जब इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिशें वहाँ पे प्रारंभ हुई तो उसका पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो सामने में आया 1973 ईस्वी में, ये कहा जाता है कि 1973 का अमेरिका का एक मामला था और वो मामला था रो बनाम वेड मामला। उस रो बनाम वेड मामले में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कराने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना, उसे जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा था 1973 में। और वो मामला किससे जुड़ा हुआ था? नॉर्मा मैककॉर्वी। नॉर्मा मैककॉर्वी नामक एक महिला को दो बच्चे थे और तीसरा बच्चा वो लेना नहीं चाहती थी। ठीक है, वो क्या करना चाहती थी? एबॉर्ट कराना चाहती थी। लेकिन एबॉर्शन का अधिकार तो वहां पर ऐसा तो था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो गई वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसने ये कहा इस मामले में कि गर्भ को रखना अथवा ना रखना ये महिलाओं का नितांत व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। ये वो डिसाइड करेंगे कि वो उसको कह सकते हैं कि गर्भ को रखना है अथवा नहीं रखना है, यानी गर्भपात कराने का जो अधिकार है उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले को अभी उलट दिया और उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि गर्भपात कराने का जो अधिकार है वो अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। और इसलिए उसने
क्या किया कि गर्भपात कराने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन चूंकि वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था है, इसलिए वहां के राज्यों को इस बात का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को वो अपने राज्य में लागू करता है अथवा नहीं, ये उसका अपना एक फ्रीडम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जब बदल दिया 1973 के रो बनाम वेड के मामले को, तो इससे कहीं ना कहीं ये हुआ कि वहाँ पर जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने इसका विरोध किया। और यहाँ तक केवल महिलाओं की बात नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का विरोध अगर कह सकते हैं कि अगर महिलाओं का हनन होता है तो उसका विरोध सिर्फ महिलाएं करती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी ईरान में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे हिजाब के मामले पर जो भी एजिटेशन चल रहा है, उस एजिटेशन में केवल और केवल महिलाएं ही भाग नहीं ले रही है, बल्कि कहीं ना कहीं वहाँ के पुरुष भी भाग ले रहे हैं। और उसी वजह से ईरान के कई शहरों में वो जो एजिटेशन है वो अपना प्रखर रूप जो है वो पकड़ लिया। तो जब अमेरिका में जब एबॉर्शन पर जो है जब प्रतिबंध लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में वहां के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो क्या है कि वो भी उन्होंने विरोध किया। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जो है इसे गलत कहा, साथ में जो है। लेकिन ट्रंप जो है वो ट्रंप के ही कहा जाता है कि कुछ प्रभाव तले वहाँ के कह सकते हैं कि जो भी नीति निर्धारक है उन्होंने ही इस तरह की जो है कहा जाता है कि डिसीजन के लिए एक प्रकार से प्रेरित किया। तो यहाँ पर बात अमेरिका की जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि गर्भपात कराने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में क्या है कि गर्भपात करने के अधिकार को ना सिर्फ महिलाओं के लिए, ना सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए जो कि अब तक जो है माना जाता था, अब जो है अविवाहित महिलाएं भी जो है वो गर्भपात करा सकेंगी। पहले क्या था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, ये ध्यान रखिएगा कि 1971 का ये मामला था। और 1971 में इसके अंतर्गत क्या था कि 12 सप्ताह की जो प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, उसे एबॉर्शन कराने का अधिकार था। ठीक है, 2021 में इसमें एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ कि उसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 20 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, 20 सप्ताह कर दिया गया। और 20 सप्ताह से आगे और 24 सप्ताह से कम, यानी 20 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम के जो प्रेग्नेंट महिला है उसको भी एबॉर्शन का अधिकार था, लेकिन वो विशेष केस में। और वो विशेष केस जो है वो क्या था, और एक बात जान लीजिए कि ये एमटीपी एक्ट के एक नियम है जिसे 3B, ये ध्यान रखना है, एमटीपी एक्ट 2021 का एक नियम है 3B। और उसी 3B के अंतर्गत कुछ बातें हैं ऐसी जिसमें कि कह सकते हैं कि 20 सप्ताह से ऊपर और 24 सप्ताह से कम कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो एबॉर्ट करा सकती है। और वो किस केसेस में, उस स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस है कि महिला बलात्कार या किसी निकट संबंधी के चलते अगर गर्भवती हुई हो। दूसरी बात कि गर्भवती जो महिला है वो नाबालिग अगर है। ठीक है, तीसरी चीज महिला विवाहित हो लेकिन विवाह के पश्चात और गर्भधारण के पश्चात की स्थिति में परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन क्या आएगा, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर जो है कह सकते हैं कि तलाक हो गया और उस समय वो प्रेग्नेंट थी, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई मान ली उस समय प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती कि उस बच्चे को आगे कंटिन्यू रखा जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो एबॉर्ट कराने का उसे अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार महिला शारीरिक या मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या फिर गर्भ में पल रहा भ्रूण अस्वस्थ अगर हो, ठीक है, गर्भ में पल रहा जो एम्ब्रायो है अगर वो अस्वस्थ है या फिर उसके जन्म लेने के बाद वो कभी भी सामान्य सी जिंदगी नहीं जी पाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस एम्ब्रायो का जो है गर्भपात कराने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। और फैसला इस संदर्भ में इसको समझने की जो बात है वो बात ये है कि पहले क्या था ना कि केवल जो विवाहित महिलाएं होती थी वही जो है उससे ही कह सकते हैं एबॉर्ट कराने का अधिकार था, लेकिन अब अविवाहित महिलाओं को शामिल कर लिया जाना ये किस बात का द्योतक है। ये आप सोचिए कि पहले अविवाहित महिलाओं को अधिकार नहीं था।
ठीक है, लेकिन हालिया जो 29 सितंबर को जो निर्णय दिया गया उसमें जो है अविवाहित महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। इसीलिए ये जो टॉपिक यहाँ पर है वो यही है कि गर्भपात कराने का जो अधिकार विवाहित और अविवाहित दोनों को है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये कहा कि 1971 में जो मेडिकल प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी एक्ट पारित हुआ, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। अब क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है और धीरे धीरे ये शहरों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि अविवाहित जो मेल और फीमेल है वो एक साथ रह रहे, तो एक साथ रह रहे, और अगर ऐसी स्थिति में कहीं कोई प्रेगनेंसी जैसी कोई बात आती है तो उनको अगर हम कह सकते हैं कि एबॉर्ट कराने का अधिकार नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और आप ये समझ जाइए कि जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या हुआ कि जब 1973 में जब वहाँ पर क्या हुआ कि जब कह सकते हैं एबॉर्ट कराने का जो अधिकार है जब उसे संवैधानिक अधिकार मिल गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एबॉर्ट कराने की जो घटनाएं हैं या जो कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है बहुत तेजी से बढ़ गई। ठीक है, बहुत तेजी से। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर और भी खुलापन है, वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हालिया जो निर्णय आया और उस निर्णय में जब क्या है कि जब आप एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार का दर्जा नहीं दोगे तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर चूंकि खुलापन है, वहां पे प्रेगनेंसी वाली जो बात है अविवाहित महिलाओं का वो बहुत ही ज्यादा, बहुत उसका परसेंटेज, उसका रेट बहुत ही ज्यादा है। और आपने गर्भपात कराने का जो अधिकार है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, अगर वो प्रेगनेंसी के जो है वो धारण करती है और वो एबॉर्ट, इसको अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर होती है तो वो अगर एबॉर्ट कराना चाहते तो एबॉर्शन को तो आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो वो महिलाएं छुप कर करेंगी या फिर इस तरह से क्या होगा कि वास्तव में उसमें क्या है कि मरने वालों की जो संख्या है वो संख्या जो है वो क्या है कि बढ़ जाएगी। इसलिए एक तरफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, दूसरी तरफ भारत ने कुछ और भी उसमें विस्तार दिया, और आप जो है वो अविवाहित महिलाएं, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कहोगे, आप और हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो एक ओपिनियन जो है कह सकते हैं कि इसका एक कंक्लूजन ये है, और वो कंक्लूजन ये है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बदलते वक्त का परिचायक है। जब जब कह सकते हैं कि वक्त, हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे ना, वो संविधान निर्माता आर्टिकल 368 की व्यवस्था ही इसलिए किया था, ठीक है, इसलिए किया था कि बदलते वक्त के हिसाब से संविधान की जो बातें हैं जो इररेलेवेंट हो गए, जो अप्रासंगिक हो गए, उससे क्या किया जा सके, उसको रेलिवेंसी प्रदान किया जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके। और कभी कभार क्या होता है कि संविधान में 368 के अंतर्गत संशोधन किए बगैर केवल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, ठीक है, उसके जो निर्णय, उसके जो फैसले, उस फैसले से भी निहितार्थ, अर्थ, तात्पर्य, वो सब क्या हो जाता है, बदल जाता है और बदल जाता है। और जैसे इन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, तो अगर विवाहित महिलाओं को एबॉर्ट कराने का अधिकार है तो अविवाहित महिलाओं को क्यों नहीं है? अविवाहित महिलाओं को नहीं है तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का सीधे तौर पर जो है वो हनन होता है। और साथ में आर्टिकल 21 में हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और किसी को गर्भ धारण करना है नहीं करना है, गर्भ में पल रहे बच्चे को रखना है नहीं रखना है, ये अमेरिका ने रॉ एंड जो मामला था, ठीक है ना, उस मामले में उसने ये कहा था कि गर्भ धारण करना और गर्भ को रखना या न रखना ये महिलाओं का स्वतंत्र निजी अधिकार होना चाहिए। तो वहां पर जो, लेकिन भारत में क्या है, भारत में ये है कि 12 सप्ताह पहले था, 20 सप्ताह तक की जो है वो क्या है कि जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है वो एबॉर्ट करा सकती हैं, लेकिन 20 से लेकर 24 सप्ताह के बीच में भी कुछ स्पेशल केसेस जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया वो आप देख लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक अधिकार है भारत के नागरिकों को, उस अधिकार में थोड़ा और इजाफा हुआ। और कहीं ना कहीं इसका अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई थी
और अविवाहित महिलाओं को एबॉर्ट कराने का अधिकार नहीं देना, ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीज थी। जस्ट लाइक इस तरह से समझिए कि राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित अधिनियम पारित कराया, यानी कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया, तो सती प्रथा को बैन कर दिया गया तो समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी तो विधवाओं के पुनर्विवाह का अगर अधिकार नहीं होता तो फिर ये सती प्रथा को बंद करने से एक प्रकार से जो विधवाओं की जो संख्या थी वो समाज में बढ़ रही थी। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस कमी को पूरा किया और उन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट जो है उन्होंने पारित कराया। और जब पारित कराया तब जाकर क्या हुआ कि एक प्रकार से संतुलन की स्थिति आई और तब सती प्रथा जब प्रतिबंधित हुआ तो विधवाओं की संख्या बढ़ी, विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार मिले, तो विधवाओं की जिंदगी में एक बड़ा सा परिवर्तन आया। ठीक इसी तरह से जब आप लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता आपने दिया और अविवाहित को एबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं दिया, तो ये कंट्राडिक्टरी चीज है। और इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के बाद जब अविवाहित महिलाओं को एबॉर्शन कराने का अधिकार मिला तो एक प्रकार से एक संतुलन की स्थिति आई। और इस रूप में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निर्णय है वो अमेरिका के निर्णय से ज़्यादा जो है बेहतर और ज़्यादा ऐतिहासिक है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है और ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि मानवाधिकार की जो है वकालत करने वाला है। इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस एपिसोड में ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।